नमस्कार, डीजी न्यूज़ की खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नर्मदा में फैले प्रदूषण और इसकी रोकथाम के उपायों पर। हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं समर्थ नर्मदा मिशन के संस्थापक भैया जी सरकार। उनसे जानेंगे बाद में, लेकिन पहले उनके बारे में बता दें कि समर्थ नर्मदा मिशन के जरिए उन्होंने नर्मदा शुद्धिकरण का बीड़ा उठाया और बाकायदा खुद ही नहीं बल्कि कई समर्थकों और अनेक भक्तों के साथ वे लगातार इस पवित्र काम में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि उनका नाम बेहद आदर के साथ लिया जाता है नर्मदा जी के प्रसंग को लेकर। भैया जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, स्टूडियो में आप आए। पिछले काफ़ी समय से आप जो है नर्मदा मिशन के ज़रिए नर्मदा शुद्धिकरण का बीड़ा उठाए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। कितनी सफलता अभी तक मिली है आपको इस मामले में? ये हमारी संस्कारधानी में जो है ये 3 वर्षों से जो है लगातार जो है नर्मदा की स्वच्छता, शुद्धता, नर्मदा के संरक्षण, संवर्धन पर भक्त प्रेमी प्रयास कर रहे हैं। अभी 3 वर्ष 4 वर्ष पहले यदि हम अपने संस्कारधानी के सबसे मुख्य यदि घाट की बात करें, जैसे ग्वारी घाट है, जिलेहरी घाट है, सिद्ध घाट है, तो 4-5 साल पहले ऐसी स्थिति थी इस अभियान को चलाने से पहले कि वहाँ पर ये गंदगी और जल जो है बहुत मात्रा में यानी कि दूषित हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे इस अभियान के तहत आज हम जब वर्तमान स्थिति को हम जब देखते हैं अपने जबलपुर के मुख्य घाट को, तो सभी को दिखाई दे रहा है कि अभियान कितना सफल हो रहा है। अब व्यक्ति का मानसिक वातावरण तैयार हो रहा है और नर्मदा जो लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है, और चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो या वैज्ञानिक दृष्टि से हो, जल हमारे जीवन का आधार है। नर्मदा ये मध्य भारत का जीवन का आधार है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हमारे जीवन का आधार तो है ही, लेकिन ये हमारे जीवन जीने की कला का केंद्र है। मिशन की जो आपने स्थापना की है, और भी क्या क्या आपने कॉन्सेप्ट लिए हैं और भी क्या क्या काम आपने सोचा है कि मिशन के ज़रिए ये काम करेंगे? नर्मदा मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि समाज को ईश्वर की सगुण उपासना की तरफ ले जाना। नर्मदा मिशन का उद्देश्य नर्मदा के संरक्षण, संवर्धन और उसकी स्वच्छता, शुद्धता पर तो विशेष है ही, लेकिन नर्मदा मिशन का मूल उद्देश्य ये है कि विश्व समुदाय के मानस पटल पर नर्मदा के तथ्य को और उसके पक्ष को रखना, और प्रकृति उपासक जैसे धर्म जो है वो प्रकृति प्रधान है, और वास्तविक में प्रकृति पूजा की तरफ समाज को ले जाना, सगुण उपासना की तरफ समाज को ले जाना। नर्मदा मिशन का उद्देश्य मानव का जो है प्रकृति के बीच संवाद को स्थापित करना है, और जब जीव का, मानव का प्रकृति और वन्य प्राणियों के बीच संवाद स्थापित होगा और वो प्रकृति के निकट आएगा, तो मुझे लगता है कि ये समाज में, घर परिवार में जो विभिन्न प्रकार के रोग, दोष और अशांति का वातावरण है, जैसे ही प्रकृति की वो संवाद को स्थापित होगा, प्रकृति की निकटता का उसको एहसास होगा, मुझे लगता है कि समाज से जो है बहुत सारे दर्द, दुख, पीड़ा और ये विकृति, विकार जो है उसका समाधान प्रकृति के पास है। सरकारी प्रयासों से कितने सहमत हैं, संतुष्ट हैं आप? हमें ऐसा लगता है कि हमारा नैतिक दायित्व है। अभी 3 वर्षों पहले तो ये स्थिति थी कि हमारे मध्य भारत का तो ये जीवनदायिनी है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो। यदि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने मध्य भारत से यदि वो नर्मदा को यदि हम निकाल दें और नर्मदा के बगैर यदि हम मध्य भारत की परिकल्पना करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई जीवन और कोई जो है समाज या व्यवस्था सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मध्य प्रदेश का जो है वो जीवनदायिनी नर्मदा है, और मध्य प्रदेश की तो वो कामधेनु है। लेकिन बड़ी एक शर्मनाक स्थिति ये भी है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी, सब कुछ देखने के बावजूद भी, उस कामधेनु का, जिसे हम नर्मदा कहते हैं, सामान्य में हो, असामान्य में हो, प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, मुझे ऐसा लगता है मध्य भारत का तो ये जैसे देह के अंदर रक्त रहता है, वैसे मध्य भारत की ये जीवनदायिनी है।
मुझे लगता है कि अभी 3 वर्षों से जब जनमानस समूह नर्मदा के प्रति जागृत हुआ, तो उसमें कुछ जनप्रतिनिधियों ने अब जो जाके जो है अब उसमें ध्यान देना चालू किया है। तो अभी प्रयास उतने संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन यदि मानसिक वातावरण अच्छा और तैयार समाज का हो गया, तो आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से कहते हैं, जब समाज खड़ा हो जाता है और समाज जब जागरूक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा कार्य लेकिन होगा। तमाम जन जागरूकताओं के बावजूद जो है एक बड़ा तबका अभी भी है जो नर्मदा के आंचल को मैला करने से नहीं चूक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनके साथ सख्ती बरती जाए? शक्ति नहीं, कोई भी कार्य जो है शक्ति से तो नहीं संभव है, प्रेम से संभव है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अपना कहना है कि एक बड़ा तबका आज भी यानी कि नर्मदा के संक्रमण और अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन आज ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है, समूह जो है, वो नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन पर भी सामने आ चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति का नहीं, प्रेम से ही समस्या का समाधान हो जाएगा। हमने सलीला नर्मदा का आपने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है। भविष्य क्या देखते हैं हालात, अगर वर्तमान में जो हैं ऐसे ही अगर हालात रहे तो भविष्य क्या देखते हैं आप? नहीं, एक तो प्राचीन हमारी मान्यता है, और ये जहाँ तक हमारे आदि अनादि काल से बताया गया है कि ये विश्व समुदाय का वो रहस्यमयी शक्ति है जो शिव की देह से जिसका प्राकट्य हुआ, या फिर शिव को हम प्रकृति स्वरूप बोलते हैं। और प्रकृति का ये सगुण रूप में एक दिव्य जो जल स्वरूप में हमें दिखाई दे रहा है, इसका शास्त्रों में और प्राचीन ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि इसका प्रलय और महाप्रलय में जिसका कभी कोई अंत ना हो। लेकिन बात ये है कि अभी जो वर्तमान स्थिति में कई जगह पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर जल स्तर कम हो रहा है। जल स्तर कम होने के पीछे उसका कारण मुझे लगता है कि दोनों तटों पर जो वन उपवन है, पर्वतमालाएं हैं, उनके साथ छेड़खानी हो रही है। एक भक्तों में एक भ्रम की स्थिति है आपके नाम को लेकर। लोग या तो स्वामी महंत या शास्त्री या नंद, आखिरी में अशोकानंद, जो भी हो एक्स वाई जेड रहता है, वैसे नाम इस्तेमाल करते हैं। आप जो है समर्थ भैया जी सरकार, लोग बोलते हैं कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, यूपीए सरकार तो नाम सुने हैं, लेकिन भैया जी सरकार, ये कुछ व्याख्या कर ये पाएंगे, अभिप्राय क्या है इसका? ये एक संबोधन है। कहते हैं कि एक जिस तट पर है उसको मैया बोलते हैं, और मैया के तट पर मैया की अभिव्यक्ति के लिए एक भैया प्रकट हुआ है। एक हम किसी कहते हैं कि किसी विद्यालय में या किसी मठ पर हमने शिक्षा नहीं उसका अध्ययन किया है। हमारी बाल्यावस्था से साधना का केंद्र नर्मदा का तट ही रहा है। ये वास्तविक में नर्मदा की या माँ की पीड़ा नहीं है, ये हमारी ही पीड़ा है। हम नर्मदा के बचाव के लिए नहीं निकले, हम जीवन के बचाव के लिए निकले हैं। हम अपने जीवन के उस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नर्मदा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हम एक संत भी ये विवादास्पद स्थिति है, स्वामी भी नहीं बोलते, महाराज भी नहीं बोलते, लेकिन ये कहते हैं कि सरकार जो है वो एक उपाधि है। और कहते हैं कि सरकार और सरताज उन लोगों को बोला गया जिनके खजाने खाली हुए। तो कहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है, हमारा कोई मंदिर नहीं है, हमारा कोई आश्रम नहीं है, हम ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फकीर का जो नहीं, जिस प्रकार आपके भक्तों का दायरा बढ़ता जा रहा है, वो तो लग रहा है कि जल्दी बहुत बड़ा मठ होगा, नहीं तो आपका मंदिर नहीं होगा, नहीं खजाना भी। मंदिर आश्रम का नहीं, ये अमरकंटक से कच्छ तक मुझे लगता है 2500 किलोमीटर में जो उत्तर और दक्षिण तट है, उसमें ज़रूर है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे केंद्र हों जैसे कि लाखों करोड़ों लोग परिक्रमावासी है। तो भविष्य में ये हो सकता है कि उन सेवा केंद्रों से जो परिक्रमावासी हैं या तटों पर जो रह रहे हैं, उनके शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित जो है उनके केंद्र बन सकते हैं। आपने मैया का भैया कहा है खुद को, क्या मैया के एक ही भैया रहेंगे या फिर और भी हो सकते हैं? मैया तो सबकी है, फिर भैया अकेले कैसे? कहते हैं कि हमारा इस पर तो हम इसमें ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमारा जीवन काल में जिस गांव से हम निकले हैं, तो कहते हैं जिसके पास कोई रिश्ता नहीं होता है, तो मेरा एक इस जीवन में जो है हमारी कोई बहन नहीं थी। और कहते हैं कि हमने नर्मदा को जो है वो एक बड़ी बहन के रूप में जो है हमने उसको स्वीकार किया है। धर्म और संत को किस नज़रिए से आप देखते हैं? दोनों में से बड़ा किसको माना जाए?
आपकी नज़र में? नहीं, धर्म की अभिव्यक्ति का एक जो सगुण स्वरूप है वो संत है। वास्तविक में संत या गुरु जिसको हम बोलते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, संत कोई व्यक्ति नहीं है, वो प्रकृति है। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वो प्रकृति है। जिस व्यक्ति से प्रकृति की अभिव्यक्ति होने लगे वो गुरु स्वरूप हो जाता है, वो संत स्वरूप हो जाता है। धर्म जो है वो चरित्र है, धर्म प्रेम है। अब प्रेम की अभिव्यक्ति यदि आपसे होने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति नहीं है, संत तो वो प्रकृति या स्वभाव को बोलते हैं, वो प्रकृति है, वो हमारा नेचर है। अब वो किसी में भी, किसी व्यक्ति में भी उभर के आ सकता है, जो घर परिवार समाज के लिए गुरु स्वरूप हो जाता है या संत स्वरूप हो जाता है। समर्थ भैया जी, सरकार से हम चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम समर्थ भैया जी सरकार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बार हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि नर्मदा महोत्सव को इस बार किस रूप में मना रहे हैं। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है दिव्य नर्मदा महोत्सव का। जो खासियत ये है कि लाइट एंड साउंड के जरिए भी जो है नर्मदा भक्तों को आकर्षित किया जाएगा, नर्मदा के महत्व से उन्हें वाकिफ कराया जाएगा। भैया जी, इस बार आपने जो नर्मदा महोत्सव का कॉन्सेप्ट तैयार किया है, क्या है बेसिकली वो दिव्य नर्मदा महोत्सव? क्या वास्तविक में नर्मदा दिव्य महोत्सव 2013 का इस बार का भक्त प्रेमियों का और हमारा उद्देश्य है कि नर्मदा की उत्पत्ति, नर्मदा के तथ्य को, नर्मदा के महत्व को, नर्मदा की महिमा को जन जन तक पहुंचाया जाए। उसके लिए कहते हैं हर एक युग काल परिस्थिति में अभिव्यक्ति परंपराएं बदलती हैं, अभिव्यक्ति के तरीके बदलते हैं। इस बार माँ की प्रेरणा से ही जो है सभी भक्त प्रेमियों और शासन प्रशासन और सभी की मदद से जो है ध्वनि और प्रकाश का एक अद्भुत संयोग से जो है नर्मदा की जीवंत रहस्यमयी लीला जो है वो हमारे मुख्य घाट ग्वारी घाट सिद्ध घाट में जो है वो 4 दिवसीय इसका बसंत पंचमी से ये चालू हो जाएगा, जो कि नर्मदा जयंती के एक दिन बाद 18 फरवरी तक रहेगा। तो उसमें लाइट और साउंड के माध्यम से जो है एक जीवंत जो चरित्र है वो वहाँ पर रखा गया है, जिसके तहत कहते हैं कि वो लाखों करोड़ों लोग नर्मदा जन्म उत्सव पर घाट पर आते हैं, लेकिन वहाँ पूजन अर्चन और भंडारे सब कुछ होते हैं, लेकिन उन लाखों तक माँ की महिमा नहीं पहुँच पाती है। वो इस बार ऐसी धारणा है कि नहीं, ये संस्कारधानी में पहली बार हो रहा है और मुझे लगता है कि वो अमरकंटक से कच्छ तक अपना जबलपुर संस्कारधानी जो है यहाँ पहली बार हो रहा है नर्मदा के तट पर। नर्मदा के महत्व को लाखों तक पहुंचाने के लिए एक लाइट और साउंड के माध्यम से और महाराष्ट्र के बहुत विशुद्ध जो कलाकार हैं जिन्होंने भारत में बहुत अच्छी प्रस्तुति की है, वो योग्य कलाकार पात्र जो हैं यहाँ पर वो ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से उस महिमा को, उस तथ्य को वो लाखों लोगों तक उनके सामने रखेंगे। और ये मुझे लगता है कि लाइट एंड साउंड शो जो है ये बहुत हद तक जो है जनमानस को, नर्मदा भक्तों को बहुत आकर्षित करेगा और नर्मदा माँ की जो संबंधित जानकारी है वो बड़े सहजता सरलता से उसका जीवंत चित्रण देखेगा पहली बार इधर। इस काम में किस किस की मदद ले रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ मिशन के जरिए ही ये संभव नहीं है कि इसका जो है सफल नतीजे सामने है। सरकार की भी कोई मदद ले रहे हैं? कितनी समितियां बिल्कुल। जुड़ी हैं आपकी? नर्मदा महोत्सव जो है मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, नगर निगम, जिला पंचायत, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, सिर्फ उसमें सामूहिक रूप से एक प्रयास है। मतलब नर्मदा महोत्सव 2013 किसी एक संस्था का नहीं है, वो पूरा मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, नगर निगम, जिला पंचायत सबके सहयोग से। और सबसे खास बात यह है कि पहली बार ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा है कि चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो हो, सब इकट्ठा एक माई ने एक ऐसा कहें कि माँ की ही इच्छा है कि इस बार सामूहिक रूप से वो हो रहा है। क्या लगता है कितना बदलाव आएगा इससे?
मुझे लगता है कि एक विचार समाज को खड़ा कर देता है, एक अच्छी परंपरा जो है समाज को सुरक्षित कर देती है। नर्मदा महोत्सव 2013 जो है समाज को और व्यक्ति को जो है एक नई दिशा देगी, और इसमें जो नई परंपराएं जो सामने आएंगी, वो नई परंपराएं जो है हमारे नर्मदा को पूरे राष्ट्र के अंदर जो है और पूरे विश्व के अंदर जो है वो एक अलग स्थान जो है वो हमारा होगा। भैया जी, इस बार इलाहाबाद में जो है कुंभ का भी संयोग बन रहा है, इसी बीच जो है नर्मदा जयंती भी है, कितना दुर्लभ योग मानते हैं आप इसे? ये दुर्लभ नहीं, ये महायोग है कि ये 2013 में यदि हम धार्मिक शास्त्रों की बात करें तो ये इसमें बहुत सारे संयोग मिल रहे हैं। जैसे कि वशिष्ठ संहिता में इसका उल्लेख है कि इस जगत कल्याणी शक्ति का भूमंडल पर प्रगटीकरण का जो तिथि बताई गई वो माघ मास का शुक्ल पक्ष का सप्तमी तिथि है, दिन रविवार का है, मध्याह्न का समय है। इस बार जो है नर्मदा जन्मोत्सव रविवार के दिन ही मैया का जन्मोत्सव, तो ये भी बड़ा दिव्य योग है कि पूरा माघ का मास है, सप्तमी की तिथि है, दिन रविवार भी पड़ रहा है, मध्याह्न का समय जो है, भूमंडल पर जगत के कल्याण के लिए इस जगतानंदी का नर्मदा मैया का प्रगटीकरण हुआ। उसमें सबसे बड़ा एक और महायोग जैसा कि आपने बताया कि कुंभ के दौरान जो है वो माँ का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे लगता है नर्मदा का तट जो है वो कुंभ की परिकल्पना को जो है यहीं से प्रारंभ हुआ था, और ये महायोग है कि एक तरफ गंगा मैया के किनारे प्रयाग में करोड़ों लोग जो है वहाँ पर कुंभ में। सवाल वही उठता है, पूरे देश के साधु संत वहाँ हैं, आप जबलपुर में हैं, स्नान करने भी आप, ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप गए नहीं हैं। नहीं, एक अपनी अपनी आस्था का एक विषय है, हमारा नर्मदा मैया का ही हमारा चिंतन है। और लेकिन वास्तविक में नर्मदा खंड के जो संत आचार्य हैं वो वास्तविक में क्या कहते हैं कि यहाँ तो धर्म कला संस्कृति का चिंतन ही चल रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तो कुंभ की स्थिति 12 मास ही रहती है, अमरकंटक से कच्छ तक। नर्मदा खंड को संत आचार्यों को जो है वहाँ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र संगत भी है, धर्म संगत भी है। लेकिन कहते हैं हमारे संबंध स्थापित होते हैं, और संबंधों के तहत जो है गंगा मैया से भी हमारे संबंध है। गंगा मैया साल में एक बार नर्मदा मैया से मिलने आती हैं, और अपने अगर ऐसा सोचने लगे तो फिर वहाँ कोई ना जाए, ऐसे मिलने आए तो उसी समय दर्शन कर लिए और नहाया स्नान कर लिया। नहीं, हमारा सिर्फ ये है कि यदि गंगा मैया कहते हैं वर्ष में एक बार गंगा सप्तमी होती है, उस दिन मिलने के लिए आती है, तो नर्मदा खंड का भी जो संत आचार्य है वो भी गंगा के किनारे अपने आस्था और श्रद्धा को प्रकट करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार जो महायोग बना है ये मुझे लगता है कि हजारों वर्षों के बाद बना है कि एक तरफ गंगा के किनारे कुंभ भरा हुआ है, और उसी तरफ जो कुंभ का अधिष्ठात्री देवता है और जहां से कुंभ की परिकल्पना प्रकट हुई वो उसका जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये लोग अब ऐसा कहने लगे हैं कि नए नए प्रयोग धर्म और आस्था में करते रहते हैं, काले हनुमान जी की स्थापना कर देते हैं, और गणेश जी के समय गौर गणेश के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को, नर्मदा जयंती के लिए कलश स्थापित करने के लिए आप। नहीं, ये नई परंपराएं नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म की हमारे धर्म की प्राचीन परंपराएं हैं। हम सबसे पहले यहीं से चालू करें कि कलश स्थापना, कलश तो समृद्धि, कीर्ति, शांति का प्रतीक है, और कलश पूजन आज से नहीं हो रहा है, कलश पूजन लाखों करोड़ों वर्षों से हो रहा है। हम तो अपनी पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। कलश का वैसे सामान्य में ज्ञानी कह सकता है या एक अज्ञानी कह सकता है कि ये कोई नई परंपराएं हैं, लेकिन जिसको जो जानकार है उसको पता है कि ये सबसे प्राचीन परंपरा है। आज गणपति जो है आज मूर्तियां बनाने लगे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे और जो सैकड़ों हजारों वर्ष पहले विशुद्ध गौमय से गाय के, लगता है पुरानी परंपराओं को भूल के नई परंपरा इतनी लोकप्रिय हो गई कि हर कोई उसके पीछे ही भाग रहा है। ये तो युग काल परिस्थिति में, यानी कि एक कहते हैं कि कामना इच्छाओं में और भौतिक संसाधनों के होड़ में, चमक दमक में व्यक्ति जो है अपनी संस्कृति को और अपनी प्राचीन परंपराओं को जो है भूलता जा रहा है। उसी का कारण है कि वो प्रकृति से विमुख हो गया है, जिसके तहत इतना धर्म कर्म हो रहा है, उसके बावजूद भी फिर कोलाहल की हलाहल की स्थिति क्यों है, रोग दोष उतने क्यों हैं, क्यों अत्याचार भ्रष्टाचार इतना फैल रहा है, आखिर में व्यक्ति को शांति क्यों नहीं है, इतना सब कुछ आयोजन होने के बावजूद उसके पीछे
पीछे ये है कि वो एक धर्म प्रदर्शन के रूप में करने लगा। उत्सव और तिथि जो थी वो वास्तविक में जो हमारी परंपराएं थी प्राचीन जो थी, वो हमारे जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए उत्सव बनाए गए, तिथि मनाई जाती थी। क्या लगता है कितना समय लगेगा इंसान को पुरानी परंपराओं में वापस आने के लिए, क्योंकि 2 साल 3 ये साल से अंधी दौड़ है, ये अंधी दौड़ है। भौतिक संसाधनों की कामना और इच्छाओं की पूर्ति में व्यक्ति इतना अंधा हो गया है, धन प्राप्ति में और सुख सुविधाओं में इतना अंधा हो गया है कि वो अपनी संस्कृति को और परंपराओं को जो है वो उससे बहुत फासले बढ़ गए हैं। लेकिन कहते हैं कि जब दुख आता है और जब दर्द होता है तो कहते हैं कि या फिर माँ की याद आती है या फिर परमात्मा की याद आती है। तो मुझे लगता है घर परिवार समाज में दुख दर्द, ये संक्रमण अतिक्रमण जो हो रहा है, यही उसको शिक्षा देगा। जब कहते हैं माता पिता गुरु की बात यदि घर परिवार समाज नहीं मानता है तो उसको कहते हैं समय शिक्षा दे देता है, और काल जो है इस समय पर विश्व समुदाय को शिक्षा दे रहा है। और बहुत जल्दी जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से घर को लौटेगा, मतलब प्रकृति की तरफ लौटेगा और प्रकृति को पूजेगा। प्रकृति उपासक हम रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका धीरे धीरे इन परंपराएं जो जैसे गौर गणेश का निर्माण है या कलश स्थापना, ये तो लाखों करोड़ों वर्ष की है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। तो बहुत जल्दी लौटेगा, मानसिक वातावरण बन रहा है इसके लिए। नर्मदा के महत्व, दिव्य नर्मदा महोत्सव की रूपरेखा और अन्य मसलों पर समर्थ भैया जी सरकार ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। डीजी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए डीजी न्यूज़।